नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते जी। सर आप बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब आपका रिटायरमेंट का टाइम हो चुका था। अच्छा। इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन है जी। तब से, और 93 तक जब आपका रिटायरमेंट था तब तक आपने इलेक्शन कमीशन जी। में सर्विस की है। जी हाँ। और एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है आपका। तो हम आपकी स्टोरी पे ये पूरा जो भारत की जर्नी है डेमोक्रेसी की जी और कैसे इवोल्व हुआ इलेक्शन कमीशन, जी जी उस पे बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। जी बट मैं उससे पहले चाहूँगा कि आप अपना क्या स्टोरी है, आप कहाँ से हैं, कैसे जी आपका ये हुआ, वहाँ पे कैसे पहुँचे आप जी। इलेक्शन कमीशन में, वो स्टोरी क्या है? वैसे तो कि पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान बनने से पहले हम रावलपिंडी प्रॉपर में रह रहे थे, हमारे अच्छा। पेरेंट्स। तो वहाँ पर हमने जो एजुकेशन थी हमारी, 7th क्लास पास की थी हमने। और उसके बाद फिर वो कुछ वो हो गए, राइट्स वगैरह हो गए। आप कितने साल के थे सर उस समय? हम जब इंडिया में आए थे तो आई वॉज अबाउट 12 ईयर्स। हम्म। तो उस वक्त यहाँ आके मतलब राइट से, और वो सिचुएशन ऐसी हुई कि हमें ये डर लगने लगा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि एक तरह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और एक तो हमने हम्म। कभी यहाँ से चलना चाहिए। हमारे फादर वहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में थे उस वक्त, तो वो तो उस वक्त नहीं आए। हम्म। तो हमें 27 जुलाई को वहाँ से उन्होंने गाड़ी से भेज दिया। अच्छा, पहले ही भेज दिया। हाँ। हम्म। इन बिटवीन हमारे फादर जो थे वो अक्टूबर 47 में इंडिया में आए। हम्म। वो जो हमारे पास जितना थोड़ा बहुत पैसा या कुछ लाए थे हम, वो हमने उसको डिस्पोज ऑफ करके फादर ने एक पार्टनर के साथ फैक्ट्री का वो ले लिया। फादर को तो कोई फैक्ट्री का इतना एक्सपीरियंस था नहीं, वो आदमी जो पार्टनर था उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था। ओके। लेकिन वो कुछ उस वक्त दे कुड नॉट फोर्सी द एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। वो सारा आस्ता आस्ता ख़त्म ही हो गया फैक्ट्री का। हम्म। तो अब हमारे सामने ये पोजीशन आ गई कि घर को कैसे चलाएं। जी। तो फादर ने एक गलती कर दी। ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट हम्म। विद द सेंस के गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट डू बिजनेस। अच्छा। वो उन्होंने कभी ऐसा कोई केस ही ना बन जाए, रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने फिर टाइप शॉर्ट हैंड सीखी जस्ट आफ्टर मैट्रिकुलेशन। और मैट्रिक मैंने पास किया था, मतलब मार्च में एग्ज़ाम हुए थे और रिज़ल्ट मई में आया था। तो पास करके फिर हम जब दिल्ली आए तो हमने वो टाइप कॉलेज ज्वाइन किया, टाइप शॉर्ट हैंड का। तो मुझे 3-4 महीने हो गए थे, अच्छे स्पीड वगैरह हो गई थी। फिर ये इलेक्शन ऑफिस में वैकेंसी थी, हम्म। तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गए। वहाँ से हमने कार्ड दिया, उन्होंने बाई चांस उसी दिन डिमांड आई थी इलेक्शन के आगे होना है, मतलब जनवरी में इलेक्शन होना है। और 52 फिर में। ये, हाँ जी, हम्म। और ये 51 नवंबर की बात है। ओके। तो उन्होंने फिर हमें वहाँ भेजा। हम्म। ये कोई नवंबर के पहले हफ्ते की बात है। तो आप 16 साल के आसपास ही थे, हाँ मतलब जी, बस? तो मैं उस वक्त 16 साढ़े 16 साल का था। हाँ। उस वक्त ये कोई कंडीशन नहीं थी कि 18 का अच्छा। मिनिमम होना चाहिए। हम्म। वो चाइल्ड सर्विस में ले लेते थे, ओके। वो काउंट नहीं होती थी टुवर्ड्स रिटायरमेंट, लेकिन ले लेते थे वो। हम्म। अब वो टेस्ट वगैरह हुआ, वो टेस्ट पास कर लिया हमने। बट देर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। देर वॉज 75 कैंडिडेट्स, ओनली 3 टाइपिस्ट वर रिक्वायर्ड। हम्म। सो आउट ऑफ 3 आई स्टूड फर्स्ट। ओके। तो उन्होंने मुझे तो एज अ टाइपिस्ट आपने ज्वाइन किया? हाँ, एज ए। तो वो मतलब ये तो बहुत ये इस पे हम आएंगे कि इलेक्शन कमीशन वाला जो स्टोरी है। बट क्या आपका मतलब क्या मेमोरीज हैं, जैसे जो पार्टीशन हुआ, जो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो एज अ ह्यूमन ट्रेजेडी जो वो हाँ, थी, बहुत ज़्यादा हुई। मतलब। बल्कि मैं ये बताऊंगा आपको कि जो 11 अगस्त और 13 अगस्त में, तो जो लाहौर से ट्रेन आ रही थी इधर, वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में पूरी ट्रेन काट दी थी। हम्म। और फिर उसका रिएक्शन इधर से हुआ, तो उससे और ज़्यादा एनमिटी बढ़ गई, वो बढ़ गया मतलब। लेकिन ये है कि 15 अगस्त के बाद जो आगे फिर तो मतलब कई समझे कन्वर्ट कि भी हुए मैक्सिमम फिर। लोग आ ही गए थे। हम्म। लेकिन मेल जो मेंबर रह गए थे, तो हमारे फादर अक्टूबर में आए,
और हमारे कोई रिलेटिव में वो दिसंबर में आए। तो लेकिन उन्होंने तो बहुत कुछ देखा होगा। हाँ, मतलब हमारा वो बताते हैं जो दिसंबर में आए थे, तो हमारा जो मकान था वो एक चांदनी चौक जैसा शहर है, अंदर बिल्कुल इस तरह से वो किले की तरह था, एक अंदर थिकली पॉपुलेशन में। तो ऑलमोस्ट जितने हमारे रिलेटिव थे वो जहाँ जहाँ से भी आए वो हमारे घर में है। इट वॉज 3 स्टोरीड हाउस, वहीं सामान रखा उन्होंने। अब शिफ्टिंग में तो इतना सामान ला नहीं सकते, सब वहीं रह गया। आखिर में हमारे मामा जी आए, वो आए थे दिसंबर में। तो जब वो रेल का टिकट लेने गए तो कि भाई हम कल सवेरे मार्च करेंगे वहाँ इंडिया के लिए, थोड़ा सा पीसफुल था। तो वो टिकट लेके जब वापस आए तो हमारे मकान के बाहर लिखा था मोहम्मद यूसुफ देलवी, दिल्ली वाले, और वो ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। तो मतलब फिर उसके अंदर नहीं जा सके। रात उन्होंने पता नहीं स्टेशन पे गुजारी, अगले दिन वो ट्रेन से आ। दे वर द लास्ट पर्सन टू कम इन आवर फैमिली। आज आप देखते हो उस पीरियड को जब आपकी फैमिली ने इतना कुछ सहा, क्या मतलब फीलिंग क्या आती है, क्या लगता है आपको? इसकी जो याददाश्त है ये इतना भयानक था कि हम रात को आवाज़ें आती थी जब हम वहाँ पर थे। पहले तो राइट हुए थे 6 मार्च 47 को, पहला राइट। हाँ, तो हमें पता लगा 5000 का जत्था आ रहा है, भाले तलवारें लेके। अभी वो शहर के बाहर है लेकिन अंदर आएगा। तो अंदर हर आदमी, हमारे माँ बाप सब घबराने लगे कि हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे वो बंदूकें तो थी नहीं कि उनका मुकाबला करें, और वो प्रिपेयर्ड वो क्या है। लेकिन उनको फिर कुछ बाहर आउटस्कर्ट में लोग जो थे, हिंदू थे, वो उनकी कोठियाँ थी, रिच आदमी थे, उनके पास बंदूक भी थी, गन वगैरह। इतने मतलब मॉडर्न तो नहीं थे लेकिन पुराने थे, पर वो उन्होंने जब गन वन चलाई तो वो वापस चले गए। बट देन दे अटैक्ड दी विलेज फॉक कि शहर में हम नहीं कर सकते, गांव में जाते। गांव में उस वक्त ये था कि अबाउट 10% हिंदू थे, 90%, क्योंकि जो काम करते थे खेतों में सब मोमडन थे, और जो ऊपर ज़िम्मेदार लोग थे वो हिंदू थे। तो वो मतलब गांव में उन्होंने काफ़ी मार काट की है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, अब ये इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, अब हमें लगा तो है कि हमारा अपना शहर वहाँ रह गया, हमारी जो मदरलैंड है वहाँ रह गई। लेकिन ये थोड़ा सा देखते हैं कि जो अगर आदमी को इतनी तकलीफ़ों के बाद कोई अच्छा टाइम मिले तो वो सारे दुख भूल जाता है। तो अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, हर आदमी अपने आज़ादी से घूमता है, अपनी चॉइस से काम करता है, तो गवर्नमेंट भी उसको फैसिलिटी देती है। तो इससे थोड़ा सा मतलब रिफॉर्मेशन हो गया, एक तरह से सेटिस्फेक्शन हो गई लोगों के, कंसोलेशन हो गई। तो अब ये बताइए सर, जो पहली आपकी जॉब लगी और पहला इलेक्शन होने वाला था जी, उसकी कोई स्टोरी, कोई याद? हाँ, उसमें ऐसा था कि एक तो 15 नवंबर को मेरी जॉब लगी थी, और उस वक्त सैलरी 110 टोटल थी। 110 रुपये महीने का? हाँ, 55 110 का ग्रेड होता था। 55 रुपये मतलब पे प्लस अलाउंसेस, कुल मिला के 110 रुपये। अच्छा, इन हैंड तो शायद कम ही आती होगी 110। एक इन हैंड जो आती थी वो कम ही आती होगी। नहीं, उस चीज़ें भी सस्ती थी। हाँ लेकिन ये आप देखिए ना, गोल्ड जो है इस वक्त 1.25 लाख के करीब है। हाँ, उस वक्त 80 रुपये था। जो मिल्क फूड का दूध है, हाँ, वो आज आपको 69 में मिलता है, प्योर मिल्क, और उस वक्त वो था 50 पैसा। तो ये पनीर जो था ये उस वक्त मिलता था करीब 50 पैसे का 125 ग्राम। अच्छा। जबकि आज 300, 350, 400 रुपये तक है। तो मतलब, लेकिन ये एक चीज़ सेटिस्फेक्शन है कि आज आपके सामने कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके सामने इतना बड़ा फील्ड है कि यू कैन राइज टू माउंट एवरेस्ट। किसी भी स्फीयर में आप जाएंगे, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ये उस समय फील नहीं होता था? नहीं, उस वक्त तो ये था कि जो हम लोग आए थे तो हमारे सामने सबसे पहली समस्या थी हाउ टू फीड द फैमिली। आजकल कम से कम, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा, आपको थोड़ी चैन होगी, तभी तो आप दूसरी चीज़ में सोचेंगे। सही बात है। तो उस समय सर्वाइवल की फाइट थी। हाँ,
उसके बाद बाद में फिर वो इलेक्शन हो गया 14 जनवरी को, फिर आस्ता आस्ता वो काम कम हो गया, तो फिर वो हो गई छटनी हो गई। अच्छा, छटनी स्टाफ की। ओके। तो उस छटनी में मतलब हम सब आ गए कि भाई 28 फरवरी को ख़त्म हो गया। 28 फरवरी को ही हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे वो मिस्टर एच एस ढिल्लन, वो मिलिट्री में मेजर थे, उस वक्त PCS से इम्तिहान वगैरह नहीं होते थे, तो नॉमिनेट करके वो आए थे। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। पहला इलेक्शन उन्होंने कराया है, मुझे पता है कितने बोल्डली उन्होंने डील किया था। तो और एक भी कंप्लेंट नहीं, देयर वाज नो इलेक्शन पिटीशन इन एनी केस, जबकि वो इलेक्शन इकट्ठा हुआ। देयर वाज 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्लियामेंट और 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। 7.5 लाख वोटर थे दिल्ली में। पोलिंग स्टेशन भी 744 के करीब थे। तो वो जब हमारे नेक्स्ट रूम में वो बैठते थे, ADM हमारा DC ऑफिस था कश्मीरी गेट पे, उसके साथ ही दूसरे कमरे में वो बैठते थे, उनकी कोर्ट भी लगती थी। तो 4:45 बजे वो कोर्ट से निपट के अपने ऑफिस से हमारे कमरे में आ गए। तो सुपरिटेंडेंट से कहने लगे कि भाई कल स्टाफ जा रहा है और तुम्हारा जो टाइपिस्ट है उसको हमने प्रमोट कर दिया, ये वर्क वेरी हार्ड। एक दूसरे थे जैसे दिलावरी, तो उनको हमने वो बना दिया है नायब तहसीलदार। उस वक्त वो सीनियरिटी या वो सिस्टम नहीं था। अच्छा। बस उन्होंने खुश हो के काफ़ी बहुत, वो हमारे हम 3 टाइपिस्ट थे, हमारे ऊपर वो थे, सारा काम वो देते थे, लेते थे, टाइप नहीं करते लेकिन अरेंज सारा वो करते थे। तो उनको बना दिया। तो वो कहने लगे अब उसकी जगह खाली होगी तो एक पोस्ट तो हमारे पास है, तो तुम किसको रखोगे? उन्होंने कहा ये मिस्टर CR मेहता हैं, ये 1950 के लगे हुए हैं यहाँ पर वोटर लिस्ट बनाने के टाइम से, ये जो सीनियर मोस्ट इनको रखते हैं। वो खड़े थे हाथ जोड़ के, कहने क्यों भाई? वो पंजाबी में से लुधियाने के थे। मुंडिया तुम टाइप आंदी है? वो कहने टाइप से, और फिर की करना सी, सानू टाइपिस्ट चाहिए। टाइपिस्ट से बदले टाइप के बिना कैसा कम चलेगा? कहने जी मिस्टर अरोड़ा हैं, ये टाइप इनके करते रहे इलेक्शन, चल कल तो आ जा तू। अच्छा, तो आपका हो गया। अब वो कहने लगे सुपरिटेंडेंट का, जी कल तो संडे है, मंडे से आएंगे। संडे है, नोट शीट लिया, आज सैटरडे इवनिंग से अपॉइंटमेंट। मतलब इतने ब्लंटली थे और इतना रिगार्ड करते थे वो कि आज चाहे कितनी प्रमोशन हो जाए लेकिन वो बात नहीं है, वर्क इज़ नॉट वर्शिप्ड। अच्छा, आज के टाइम में। तो वो पहला मतलब उसमें जैसे कंडक्ट करवाया तो किसी को भी शायद एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, क्योंकि ये देश का ही पहला इलेक्शन था। उसमें आई 2-3 दिक्कतें आई थी। हाँ, क्या क्या? उसमें दिक्कतें ये आई थी कि जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको किट बना के जितना सामान पोलिंग पे चाहिए वो दे दिया था। एक इंडेलिबल के जो वोटर के नेल पे लगती है, वो एक छोटी शीशी होती थी 10 cc की, मैसूर लैक पेंट था, अब भी उसी की आती है। अच्छा, पहले इलेक्शन से अब तक उसी की आती है। अच्छा, वो वही चल रहा है? वही चल रहा है। यहाँ जो पूसा लेबॉर्ट्री में बनाई थी लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, वो मोनोपली है उसकी। तो वो जो इंक थी उसके लिए हमें पता था छोटी शीशी है और रॉड बार बार निकालेंगे लगाने के लिए तो कहीं मेज़ पे गिर भी जाएगी 10 cc की, तो दूसरी कहाँ से आएगी? तो इसलिए हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। हमने जो सिगरेट टिन होते हैं ना पासिंग शो या कैवेंडर के, ब्लैंक खाली, वो डब्बे कबाड़ी से ले के उसमें उनको हर एक को एक एक दिया कि इसमें आप मिट्टी या रेत भर लें। अच्छा। और उसमें ये लगा दें ताकि गिरे नहीं। फिर भी क्या हुआ कि वो कुछ लोगों ने अपने ऐसे ही रख दी, वो नहीं किया। अब वो पहले ही राड लगाई, वो हाथ लगते गिर गए। अब फिर क्या करें? अब पोलिंग तो चालू रही कि वो मेज पे जो थी वही लगाते रहे, लेकिन टेलीफोन कर दिया उन्होंने, उसे मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तो फिर भी टेलीफोन उन्होंने कहीं से प्रिजाइडिंग अफसर ने किया। अब हम कश्मीरी गेट में डिमांड आ रही लाजपत नगर से, उसे फटाफट दूसरी शीशी मैसेंजर को दी, वो साइकिल पे जा रहा है, इट हैड टेकन 1 hour टू रीच देयर। वो विद इन हाफ एन आवर, 8 बजे शुरू हुई थी पोलिंग, विद इन हाफ एन आवर हमारे पास कोई 25-30 डिमांड है इसी चीज़ की।
अब हमने सेक्टर ऑफिसर को भी कुछ एडवांस दे रखा था कि भाई छोटी मोटी चीज़ है वो तुम बाज़ार से लेके दे दो, लेकिन ये तो किसी के पास है नहीं। अब हमारे साहब ने, उनको पता लगा, जो ऑफिसर थे CEO, उनको पता लगा, वो तो उन्होंने कहा भी ये तो फटाफट कश्मीरी गेट आदमी भेजा कि वहाँ से जितनी टैक्सी स्टैंड पर हैं, सामने वो टैक्सी स्टैंड था, सारी टैक्सी इधर ले आओ और उनको एंगेज करके भेजो। जब टैक्सी वालों ने सुना तो वो सब भाग गए कि भाई गवर्नमेंट लेगी, पता नहीं कितने दिन चलाएगी, पैसे देंगे नहीं। इट वाज समथिंग, ऐसी थिंकिंग थी। हालांकि सबको पेमेंट हुई, हमने बिल्कुल विद इन 1 मंथ सब क्लियर हो गया था, एक आदमी की पैसा नहीं रुका था। लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसा वो था, होता ही है सरकार का। तो उस फिर उन्होंने कहा भी अब तो कोई चारा नहीं है और ये सामान भेजना है, तो वो SHO को बुलाया कश्मीरी गेट थाने से, उनको कहा भी जो भी टैक्सी आए सड़क पे खाली करा लो, खाली है तो इधर ले आओ, अगर आदमी पैसेंजर हैं उनसे कोई टांगा वगैरह कुछ करके जाएं, टैक्सियाँ इधर। वो 5 मिनट में 20 टैक्सियाँ आ गई। बस वो हमने फिर विद इन 1 आवर वो सारा कवर कर दिया। इसके बाद सारा दिन कोई डिमांड नहीं आई, पोलिंग पीसफुली चली, कहीं कमी नहीं आई, कहीं रुकावट नहीं आई। इट वाज द फर्स्ट एडवेंचर, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मतलब इट वाज ए कलेक्टिव लेबर में, एक आदमी का क्रेडिट नहीं है, एवरीबॉडी हैज़ वर्कड। मतलब आप ये हैरान होंगे कि 2.5 महीने तक मैं 10 बजे आता था, रात को 10 बजे जाता था, देयर वाज नो हॉलीडे, संडे भी नहीं, कुछ नहीं। और उस टाइम पे शायद एक ही दिन होता था या अलग अलग फेज इस टाइप के ही होते थे? नहीं, कुछ स्कैटर्ड होता था, लेकिन हर स्टेट में एक दिन। तो मैं आपको बताऊं कि प्रोसीजर कैसे चेंज हुआ। पहले इलेक्शन में जो था वो पार्टी अपने आप सिंबल देती थी। अच्छा। अब तो इलेक्शन कमीशन पार्टी रजिस्टर करता है, फिर उनकी कुछ शर्तें हैं, उससे वो रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्निशन के बाद उनका सिंबल रिजर्व किया जाता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिस्टम क्या था उस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर। आज EVM है, उस वक्त क्या था? उस वक्त वो थे गॉडरेज के बक्से लिए गए थे सारे इंडिया में। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने, और उसका जो ऊपर लिड है, ढक्कन बक्से का, अंदर से भी वो बक्सा ऐसे जुड़ा हुआ था, और ऊपर जो उसका ढक्कन है उसमें मशीन से प्रेस करके 2 लीवर थे। जब आप एक लीवर घुमाएंगे, पहले तो आप मुझको एजेंट को शो कर देंगे भाई ये बिल्कुल खाली है, पोलिंग के लिए तैयार करना है, फिर एक लीवर बंद करेंगे तो उसकी लिड जहाँ से आपने बैलेट पेपर डालना है वो खुल जाएगी, और वो बक्सा जो है तैयार हो जाएगा पोलिंग के लिए। पोलिंग एजेंट आपके हैं, हर कैंडिडेट के हैं, वो सारा देखते हैं, वो फिर फॉर्म में साइन करते हैं कि हमारे सामने सारा कुछ हुआ, नथिंग वाज कंसील्ड। और अब ये उस वक्त क्या था कि छोटे बक्से थे, और बैलेट पेपर जो था वो इट वाज जस्ट लाइक 1 रुपी नोट, और वो नासिक प्रेस में छपते थे उस वक्त, जहाँ करेंसी छपती है, और छोटे छोटे उसमें लफ्ज़ों में वो लिखा जाता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ऊपर नंबरिंग उसकी नोट की तरह होती थी, इन लैक्स एंड थाउजेंड्स। तो वो बैलेट पेपर कैंडिडेट को देते थे आफ्टर ही वाज आइडेंटिफाइड, वो अंदर जाते थे, और अगर आपके 10 कैंडिडेट हैं तो यू विल फाइंड 10 बॉक्सेस, 1 फॉर ईच कैंडिडेट। तो वो उसका आपको कैसे पता भी किस कैंडिडेट का क्या है, नाम तो लिखा नहीं, सिंबल वाज देयर, सिंबल बड़े बड़े पूरे बक्से की एक साइड में वो चिपका देते थे, ये टूबलक्स जो का आना है, लैंप है, ये जो भी कुछ है, तो वो आपने जिसको देना है उसके बक्से में वोट डाल देंगे। और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन था 52 का, 57 का, तो आपको 2 बार वोट देने जाना है। एक में जो पार्लियामेंट का ग्रीन कलर का बैलेट पेपर है, और ओवल ग्रीन कहते हैं उसको, वो बैलेट बॉक्स है। दूसरा जो है वो चॉकलेट कलर का है, और चॉकलेट कलर का ही बैलेट बॉक्स है, दोनों अलग अलग, पहले आप इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे। तो आपने ये इलेक्टोरल रोल जो बनाए वो कैसे बनते थे? मतलब क्योंकि देखो ऐसे है कि आप जैसे लोग जो बाहर से भी आए थे पाकिस्तान से, वो भी एक नई पॉपुलेशन थी, उनको भी नहीं पता होगा सर, गवर्नमेंट के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।
जो मतलब वो उनके कानून था उससे 21 साल की वोट बनती थी। हाँ, अब तो 18 साल की हो गई। जी, वो राजीव गांधी के समय चेंज हुई थी। हाँ, हाँ। पहले 21 साल की थी। तो पहले डोर टू डोर सर्वे हुआ। अच्छा। मतलब किसी का सर्टिफिकेट तो था नहीं, जो पढ़े लिखे थे सर्टिफिकेट दिखाते थे, लेकिन बाई रिजेम्बलेंस देख के वो देखते थे कि भाई 21 कह रहा है तो वो 18 साल का या 17 साल का, तो नहीं बनाते थे। तो वो मतलब इस तरह से उन्होंने डोर टू डोर सर्वे किया। और दिल्ली में जो पहला रोल बना वो पुलिस स्टेशन वाइज था। अच्छा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही थी, डिलिमिटेशन हो रहा था उसका। उसके बाद फिर उसको स्प्लिट किया गया अकॉर्डिंग टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। एक बार हमें एरिया है रामनगर, पीछे हट्स हैं, उसमें हट्स में एक लेडी है, शी इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग। पंजाबी लोग जो पहले आए थे, कईयों ने खुली जगह में हट बना लिए थे, बेचारे मकान नहीं बना सकते थे। तो लेकिन वो अपना नाम तो बता रही है, लेकिन अब उसके हस्बैंड का नाम, उसके बगैर वोट नहीं बनेगी, और वो बताती नहीं। फिर मैं उसके साथ गया, मैंने उससे कहा कि माता जी वोट बनानी है। तो मैंने कहा जी ऐसा है कि वोट बनाना ज़रूरी है, कानूनन ज़रूरी है, और इसका फ़ायदा आपको कभी भी हो सकता है। तो आप अपना नाम जो है पति का बता दीजिए। कहते मैंने जीते जी उसका नाम नहीं लिया, अब तो मर गया है, तो अब क्या नाम लूँगी। पंजाबियों में या हिंदुस्तानियों में भी होगा बहुत कि होता। हस्बैंड का नाम पहले नहीं लेते। हाँ, अब तो कोई बात नहीं, अब तो ले लेते हैं। तो मैंने कहा जी आप थोड़ा अता पता बता दीजिए, हम नाम तलाश कर लेंगे उसमें। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पैर भी छुए, बड़ा कुछ किया। फिर उन्होंने अपना नाम बताया हस्बैंड का, कि दिवाली का दिन जिसकी पूजा होती है वो नाम है। तो मैंने कहा लक्ष्मी नारायण होगा। कहते तुमने पहले तो ठीक लगाया, बाद में गलत कर दी, अब उसका क्या करें गलती का। कहते पूजा के बाद जो बांटा जाता है वो लगाओ, वो प्रसाद हो गया, लक्ष्मी प्रसाद। तो ऐसे ही एक और जगह गए, वहाँ उन्होंने कहा जी मेरे पति का नाम जो है मैं नहीं लूँगी। फिर उसको भी इंसिस्ट किया कि भाई को अच्छा पता बताओ। तो उसने कहा जी देसी महीनों के नाम लो। अब जिसको देसी महीने चैत्र बैसाख नहीं आता है वो क्या करेगा। हमने कहा बैसाख, चैत्र बैसाख, वहीं रोक दिया उसने, ये नाम है। बैसाख से क्या, और बैसाखी राम। एक ने कहा शहरों के नाम लो, पंजाब के शहरों, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, लायलपुर, कई नाम ले लिए। पेशावर पे पहुँचे, कहते यही नाम है पिशोरी लाल। तो इस तरह से मतलब वी वुड हैव ट्राइड टू प्रिपेयर द लिस्ट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। जब अपने मतलब टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, लेकिन हम करते थे। और अच्छी खासी मात्रा में लोग वोट डालते थे पहले। हाँ, मतलब कुछ मतलब जैसे इंथुजियाज्म किस टाइप का होता था? ये पूरा तो ध्यान नहीं, लेकिन आई थिंक 50-60 तो ज़रूर था, कहीं ज़्यादा भी था। लोगों में कुछ पहले इलेक्शन जब हुआ कुछ एक्साइटमेंट थी कि यार पहला कुछ हो रहा है? एक्साइटमेंट थी कि ये था कि भाई वो जो पहले रूलर थे, ब्रिटिश रूलर थे, राज करते थे। हाँ। हमें जो दिक्कत होती थी उसको सॉल्व नहीं करते थे। हाँ। और जो कैंपेन था वो भी बड़े बड़े नेता थे उस वक्त, जो उस वक्त फ्रीडम फाइटर थे। ये एक स्ट्रीम बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो हर आदमी के अंदर एक एंथुजियाज्म था कि आई एम नो मोर ए स्लेव, आई एम इंडिपेंडेंट। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी खाऊँ, कहीं भी काम करूँ, आई एम इंडिपेंडेंट इन एवरी रेस्पेक्ट। तो पहले तो लोगों को ये था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अच्छा। या विल इट बी डिफरेंट टू ब्रिटिश, या हमारे ऊपर वैसे ही राज चलेगा, या क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगा पहले इलेक्शन के बाद, एनी बॉडी कैन गो टू मीट ए लीडर ऑफ द हाउस, तो उनके पास जा सकता था, बात कर सकता था, अपनी प्रॉब्लम दे सकता था, जाते और थे उसमें समय वो लोग? सोल्यूशन भी करते थे। अच्छा। तो देयर वाज नो हेजिटेशन। अब जैसे जैसे टाइम बदला है, अब यानी कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। जब पहले एक लीडर के पास 10 आदमी जाते थे, अब 100 जाते हैं। तो उतना टाइम देना प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो लोग जैसे कुछ रूल तोड़ते भी होंगे, उनका कुछ एग्जाम्पल वगैरह, और कैसे फिर पकड़े जाते थे वो लोग? इलेक्शन कमीशन जो एक जैसे होता है ना कि कोई बीमारी आ गई तो उसका डॉक्टर ने इलाज बना दिया, अब कोई और आ गई फिर उसकी वो लेबॉर्ट्री में छानबीन हो इसका क्या होगा। साथ साथ कमीशन चल रहे थे। नॉट ओनली दे कंडक्ट इलेक्शन बट दे आर वेरी वाइज इनफ
टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एंड सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। फिर ये 2002 में केस हुआ था कि भाई अब कैंडिडेट ऐसे आ गए हैं जो जिनकी बैक जो है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ क्रिमिनल है। अच्छा। तो वो आम पब्लिक को कैसे पता लगे जब वोट डालने जाएंगे? उनको क्या पता कि ए कौन है, बी कौन है? पार्लियामेंट का इलेक्शन इतने बड़े एरिया में हो रहा है, इंडिविजुअल उसकी शक्ल भी नहीं देखी। एक दिन वो एरिया में आए वोट मांगने तो उससे उनका कोई करैक्टर पता नहीं लगता। तो फिर उनको ये ऑर्डर हुआ, मतलब उच्चतम न्यायालय से, कि एक एफिडेविट लिया जाए इनसे जिसमें 5 चीज़ें हों। देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड इफ एनी, अब जैसे FIR है, कोई केस है, कन्विक्शन है, वो आ जाए। दूसरा, उसके एसेट्स क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब अब उसके पास 7 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसके बाद अगले इलेक्शन में वो होगी 70 लाख, तो कैसे हुआ? मतलब ये एक रेगुलर फीचर बन गया। लायबिलिटी का भी आया कि मेरे इतने प्रॉपर्टी है, इतने खेत हैं, ज़मीन है, लैंड है, और मुझे देना क्या है? अब उसको 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख देना है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। सही बात। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और वो 3 क्लास ही पढ़ा हुआ है, या LLB है। अब तो इस पे मतलब वो न्यूज़ जिस पे बनती या है वो तो ये मतलब डॉक्टर है, प्रोफेसर है। तो मतलब पीपल हैव चॉइस टू चूज आउट ऑफ देम। तो ये 2002 में आया है। हाँ। अच्छा। तो 2002 इसी पे आजकल न्यूज़ बनती है कि इसके इतने क्रिमिनल इसके तो ऊपर हैं। अब वो उसके बाद वो ये क्या है कि एफिडेविट देगा तो रिटर्न उसी वक्त अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देगा कॉपी। जिसको ऑब्जेक्शन है कि भाई इसने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है, फॉल्स दी है, वो ऑब्जेक्शन करेगा, बट ऑब्जेक्शन शुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ काउंटर एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय ए नोटरी। क्योंकि अगर एक आदमी क्लीन है और आपने उसके खिलाफ लिख दिया तो आपको भी वो सज़ा हो सकती है जो फॉल्स एफिडेविट की होती है, और वो भी विद इन बिफोर स्क्रूटनी देना आपने, ताकि एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ये सारी चीज़ें रिटर्निंग ऑफिसर जज कर ले कि कौन क्लीन है, कौन किसके खिलाफ हुआ है। इनमें और भी कई बातें आती हैं। सम पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर है, उनमें अभी थोड़ा नॉलेज कम है, वो सोचते हैं कि रेजिग्नेशन दे दिया, अगर हम जीत गए तो एक्सेप्ट करा देंगे, हार गए तो वापस आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। दे शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ स्क्रूटनी, और उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि दे हैव रिजाइंड एंड देयर रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। पहले पर ऐसे ही कर देते थे। हाँ, पहले इलेक्शन में जो कानून था चैलेंज वोट का, वो ये था कि क्योंकि लोगों को कोई सबूत तो था नहीं, सिर्फ नाम ही था वोटर लिस्ट में। एक आदमी आया, उसने जो पोलिंग एजेंट हैं अपॉइंटेड बाय कैंडिडेट्स, वो मोस्टली उस एरिया के आदमी होते थे, ताकि वो दे कुड रिकग्नाइज दैट फेस कि उन्होंने कभी उसको यहाँ देखा कि नहीं देखा। अगर उनको शक हुआ कि वो आदमी नहीं है तो वो चैलेंज करते थे। तो 2 रुपये जमा करने पड़ते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, और चैलेंज वोट की लिस्ट बनती थी, उसमें वो किस आदमी को चैलेंज किया, किसने किया, वो सारे लिखे जाते थे। उसके बाद उस ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो दोनों के ऊपर जाता है। उसने चैलेंज किया तो वो साबित करे वो आदमी नहीं है, और जो चैलेंज है उसको साबित करना है कि मैं वही आदमी हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि कई तरीके होते थे। जैसे उसके पड़ोसी जो हैं वो लाइन में आ रहे हैं, उसको ही कहेगा भी ये मुझे जानते हैं, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ, वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको अलाउ कर देंगे वोटिंग के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर घर जाएगा, घर जाके वो अपना राशन, जो भी राशन कार्ड या उस वक्त जो भी सबूत उसके पास होगा, जो रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए थे हम लोग, हम पहला हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन थी जामनगर हाउस में, और जगह जगह कस्टोडियन ऑफिस बने थे, वहाँ से रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड सर्टिफिकेट मिलता था कि हम रावलपिंडी से आए और ये हमारे मेंबर हैं। तो वो भी एक सबूत होता था दिखाने का। और तीसरा, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट में आ गया नेम ऑफ फादर मदर, तो उससे भी वो मिलता था। और इफ़ दे आर, अगर वो आदमी आइडेंटिफाई हो गया तो वो 2 रुपये चैलेंजर के सीज हो जाते थे। अच्छा।
उसका समझ जुर्माना हो गया, वो कोई साबित नहीं कर सकता। अगर वो ठीक हो गया, उसके मतलब वो आदमी गलत मिला तो 2 रुपये वापस कर देते थे। सारे एंट्री होती थी लिस्ट में, और उस आदमी को पुलिस वहाँ पर मौजूद होती थी हर पोलिंग स्टेशन पे, उसके हवाले कर देते थे। एक फार्म होता था प्रिसाइडिंग अफसर भर के कि ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ गलत आदमी, तो उसके पुलिस के हवाले कर देते, फिर पुलिस कार्रवाई करती थी। तो ये चीज़ें मतलब होती रही। लेकिन अब चूँकि फ़ोटो आई कार्ड आ गए, और वो भी एक मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अथॉरिटी अंडर इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी, तो उसमें फ़ोटो भी लगी हुई है, और उसके साथ साथ आधार कार्ड भी आ गया। तो अब तो और कई चीज़ें आ गई, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उस पर फ़ोटो है, आपका पैन कार्ड है, आपके बिजली का बिल है, कार्ड ही हो गया, बिजली का बिल है, कई 10-12 तरह की चीज़ें हैं, वो आप साबित कर सकते हैं कि भी है। तो अब कोई वो प्रॉब्लम वो नहीं है, बल्कि अब तो एक तरह से लेकिन बड़े शहरों में इम्पर्सोनेशन दिल्ली में तो नील हो गई एक तरह से। जैसे बड़े शहरों में ये है ना कि जैसे जो बूथ पे भी बैठने वाले लोग हैं, एजेंट हैं, वो भी शायद रिकॉग्नाइज नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने, मुझे पता नहीं आपने देखा या नहीं, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही थी वो ये थी कि कुछ जैसे हरियाणा में क्या हुआ कि एक किसी की फ़ोटो थी, कोई ब्राज़ीलियन, उसकी फ़ोटो लगा के 300-400 लोगों के नाम पे लगाई हुई थी। वो अलग अलग कुछ देर बाद हो जाते हैं। वो एक शायद अखबार में आया था कि एक जगह ऐसा हुआ, मतलब हर जगह नहीं। हाँ, तो वो जो है, लेकिन ऐसा देखिए, ये कहने की बातें हैं या एक प्रोपेगेंडा या एक उड़ा दिया किसी ने, क्योंकि आपके पास पोलिंग ऑफिसर 1 जो है, ही हैज़ द इलेक्टोरल रोल जो उस पोलिंग स्टेशन का है। सिर्फ वही वोटर आएंगे जो उसके पास दर्ज है, दूसरे तो दूसरे पोलिंग स्टेशन में जाए। अब वो आया, उसने अपनी पर्ची दी, वो जो पर्ची अब तो लग गए हैं BLO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, वो एक सरकारी पर्ची देते हैं जिसमें आपका फ़ोटो भी, इलेक्टोरल रोल में भी फ़ोटो आ गई है, और वो उसमें फ़ोटो आती है, उससे मिला सकते हैं। और पहले जो मतलब होता था, वो सरकारी पर्ची नहीं होती थी, कैंडिडेट देते थे, उसमें उनका कैंडिडेट का नाम या सिंबल नहीं होता था, ब्लैंक वाइट पेपर पर पर्ची है जिसमें वोटर के पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पोलिंग की मोहर लगी है। तो जैसे उसने कहा 713 नंबर पर रामलाल का नाम है, वो देखता था वोटर लिस्ट में 713 पर रामलाल है, बाप का नाम बताओ या पति का बताओ, उससे वो पूछ लेता था आप पोलिंग एजेंट है, डू यू चैलेंज हिम, नहीं, तो ओके हो गया। अब वो इलेक्टोरल रोल में उसके नाम को अंडरलाइन करता था। अंडरलाइन करने का मतलब ये हो गया, दिस मैन हैज वोटेड। अब उसकी फ़ोटो लेके अगर 15 आदमी आ जाए, कैसे वोट डालेंगे? जब उसकी एंट्री के नीचे रिमार्क आ गया ही हैज़ वोटेड। बट जैसे मान लो मतलब 4-5 और हैं उसी बूथ पे, उन्हीं फ़ोटो को यूज़ किया है, बट अलग अलग नाम है, अलग अलग माँ बाप का नाम है, वो सारे तो अलग वो फ़ोटो लगी हुई है इलेक्टोरल रोल में, बट वो फ़ोटो मैच करते हैं क्या? हाँ, मैच करते हैं बिल्कुल। अच्छा, फ़ोटो मैच करते हैं। कहीं शक होता है तो उसे मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, सबसे पहले तो वो मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का फ़ोटो कार्ड, फ़ोटो आई कार्ड, एपिक कार्ड, और फिर भी हो तो वो कहते हैं कि और सबूत लाओ घर से, बिजली का बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपका पैन कार्ड है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब जो पोलिंग एजेंट हो गया किसी भी पार्टी का, ये लांछन जो है ना, इस तरह का एलिगेशन, दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल है। बट ये कैसे हो जाता है ये मिस्टेक कुछ नहीं होता, एक फ़ोटो इतने लोगों पे? कुछ नहीं होता, ये सब मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं होता। बट ये तो वेबसाइट पे भी मिला है सर, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे भी। ये अब देखिए लाखों करोड़ों में कहीं एक जगह हुआ, या मिली भगत से हो गया, या कुछ हो गया, तो ये हो मतलब है, लेकिन ये अंडर द प्रेजेंट सिस्टम ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब मान लो कि रिकॉर्ड में गलती से भी आ गया, चाहे क्लैरिकल एरर है या कुछ भी है, तो वोट डालना इज़ नॉट द सेम, कि मतलब वोट नहीं डाल सकते आप ऐसे फर्जीवाड़ा। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी कितनी फ़ोटो बुला दे, नाम अलग होगा तो उसकी फ़ोटो कैसे हो जाएगी? अगर रामलाल की जगह श्यामलाल हो गया तो श्यामलाल की फ़ोटो होनी चाहिए ना, रामलाल की कहाँ से होगी? फिर एपिक कार्ड कहाँ से लाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि अब जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं वोट डालने, तो मान लो 500 लोगों को जैसे दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, वैसे उनका अगर
ऐसे नाम हैं कि किसी की भी फ़ोटो लगी हुई है और वो इलेक्टोरल रोल में आ गया, और ऐसे ही मतलब जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कई जगह आया कि एक घर में 500 लोगों का एड्रेस बता रखा है, वो तो है। तो उस टाइप का अगर है तो वो तो आ ही सकता है ना वोट डालने। वो तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इसमें काफ़ी कानून भी बने हैं। जब आप एप्लीकेशन देते हैं वोटर लिस्ट की, या अगर कमीशन सर्वे भी कराता है तो आपके साइन लेते हैं, वन ऑफ द फैमिली मेंबर। द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड, और नीचे साइन होते हैं। दिस रॉन्ग डिक्लेरेशन विल लीड यू 6 months इम्प्रिजनमेंट, अगर साबित होता है, या और भी कार्रवाई हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज एन ऑफेंस। नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जैसे ये घर है, मान लो इसमें मैं रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को फर्जीवाड़ा करना है, आप एक केस हम मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, कि मान लो कि किसी को फर्जीवाड़ा करना है, तो यहाँ पे 500 लोग, मतलब कुछ भी नाम रख लो उनके, अंकित पंकित जो भी है, फालतू के नाम, फालतू की एज, फालतू के उनके माँ बाप का नाम, सारा सब कुछ फालतू, फर्जी किसी एक आदमी का वो फ़ोटो लगा दिया, ठीक है, 500 लोगों का इसी एड्रेस पे कर दिया, पर रहता मैं ही हूँ, ठीक है, उनका वो भी इलेक्टोरल रोल में भी आ गया, ठीक है। अब वो वोट डालने के लिए मान लो 500 बाहर के जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको एक एक करके भेज दिया, उस पर 500 वोट डलवा दिए उस पर, तो ये तो हो सकता है, इसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि ना तो किसी ने डिक्लेरेशन दी है। ये है कि पोल इज डन बिफोर द काउंटिंग पोलिंग एजेंट ऑफ अदर कैंडिडेट्स आल्सो। हाँ, पहले तो सवाल ये उठेगा कि एक घर में एक कमरा या 2 कमरे हैं, वहाँ 500 कैसे रहते हैं? तो ये तो है ना, ये मिस्टेक तो आई है। जब 10 बाई 10 फुट का कमरा है, या हाँ, 20 बाई 20 फुट का, हाँ, तो 500 आदमी कहाँ रहते हैं? एग्जैक्टली। तो वो तो ये एक तरीके से आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं जो पोलिंग एजेंट है अलग अलग पार्टियों की, वो सबसे बड़ा आपका वोट फ्रॉड रोकने का हथियार है, उसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबके एजेंट हैं वो। एक आदमी मैनिपुलेट करता है तो दूसरा चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो पूरा रोल है ना, इलेक्टोरल रोल है, वो देख सकता है। अब ये भी हो गया है कि जहाँ बॉर्डर मिलते हैं, हाँ, जैसे हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर है, नरेला का है, नरेला के बाद हरियाणा शुरू होता है, तो नरेला में कुछ लोग काम करने आते हैं, हाँ, इंडस्ट्रीज हैं, वो वहाँ भी वोटर हैं, उधर भी हैं। तो वो अब लोगों को इतनी समझ आ गई है, जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, कि भाई ऐसे लोग जो हैं उनके नाम कटवाए जाएं। तो साथ में उन्होंने ये भी कर दिया है कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके वोटर 2 जगह आते हैं, तो वो एक पार्टी के तो चलो फेवर में है, दूसरी तो अगेंस्ट है, वो उसके नाम कटवा देगी। कटवाएगी कैसे? वो वहाँ की वोटर लिस्ट लेगी उस स्टेट की कि दे आर ऑलरेडी वोटर देयर, एंड अंडर RP Act 1950 ए पर्सन who is a voter, he cannot be voter at 2 places more than one. ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, That's a condition. Section 18 1920. He can be enrolled in one constituency and once in constituency. जैसे जैसे सामने आती हैं, इलेक्शन कमीशन इज टेकिंग ऑल मेजर्स टू चेक दीज मैलप्रैक्टिसेस। और फिर अगर किसी ने किया भी है, ऐसा हो गया है, तो देन देयर इज प्रोविजन फॉर इलेक्शन पिटीशन, वो इलेक्शन पिटीशन करेगा। इन केस ऑफ असेंबली पार्लियामेंट दे विल गो टू हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसमें वो सबूत देगा कि दे आर वोटर एट 2 places, आई ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्शन ज़रूर होना चाहिए, बाद में नहीं है कि ये मैंने ऑब्जेक्शन किया था, इन्होंने माना नहीं, वोट दे दिए। ये 2 जगह अगर ये ना देते तो मैं जीत जाता। और सर ये तो देन द कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट शुड हैव बीन द राइट कोर्स। एक और जैसे जो बात आती है वो ये है कि भाई जैसे हम 5 बजे जब देखते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है 5, 6, 7 बजे, तब एक परसेंटेज बताई जाती है कि भाई 60% लोगों ने वोट किया। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब न्यूज़पेपर में देखते हैं तो बोलते हैं 65% हो गया, और फिर अगले दिन देखते हैं तो फिर 68% हो गया। तो इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा होता है कि इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम पोलिंग स्टेशन to returning officer office and returning officer to chief electoral officer। और आजकल तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा हो गया, ये आपके मोबाइल से सारा आ जाता है, ऐप में आ जाता है वो। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको इंस्ट्रक्शन है कि आप हर 2 घंटे बाद देंगे रिपोर्ट। आपकी मार्किंग होगी, रोल में अंडरलाइन हो गया, वो गिन लीजिए,
वो 2 घंटे बाद दीजिए कि अब मतलब 765 में से 100 वोट हो गई, अब अगले 2 घंटे में 300 350 हो गई, हर 2 घंटे बाद। आखिरी रिपोर्ट आपकी 5 बजे तक है, 8 से 5 टाइम है, ये जो भी लास्ट आवर है। उसके बाद ये कंडीशन है कि देयर इज ए क्यू ऑफ वोटर। अब आपका टाइम हो गया 5 बजे, तो यू कांट स्टॉप दैट काउंट। वो जो क्यू में है वो आपको लेने पड़ेंगे। अब उस क्यू में और ना लग जाएं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है कि वो टोकन बनाए नंबर के 1 2 3 और टेल से दे। अच्छा। यहाँ से मत दे, टेल से दे, ताकि उस टेल के पीछे और ना लगे। एक नंबर वहाँ से शुरू होगा और फिर उसी नंबर से बुलाए जाएंगे। तो दे विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। हाँ, ये सिर्फ देखिए, अब ये प्रेस वाले क्या उसी दिन शाम को न्यूज़ में दे देंगे जो ट्रेंड है वो इस पार्टी की तरफ है, जबकि रिज़ल्ट में कोई और ही निकलेगा। ये ट्रेंड कहाँ से लेते हैं? जब पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंडिडेट कैंप है, वो भी पर्ची देते हैं, आपके पास पर्ची नहीं है, पर्ची आप वहाँ लेने चले गए। उन्हें समझा कि ये चूँकि इस पार्टी के काउंटर पे गया है तो इस पार्टी के ही हक में वोट देगा। ऐसा नहीं है, वो तो वहाँ पर्ची लेने गया। ये परसेंटेज वाला तो मैंने इस बार अपने गांव में अपने बूथ पे भी देखा था। उसमें क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन में देखते हैं, अभी तो ऐप में आता है कि ये अपडेट हुआ 11 बजे, यहाँ पे 25% वोटिंग हुई है। लेकिन जब आप बूथ पे जाते हो, जब आप उनसे पूछते हो और जब आप मेन वाले उस पर असेंबली लेवल पे उसको कलेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है 25 नहीं 35 असली में हुई है, लेकिन अपडेट 25 हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपडेशन है इसमें थोड़ा डिले रहता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। नहीं, उसकी वजह एक और है कि हम रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और फिर सारी मशीनरी होती है नीचे, पोलिंग स्टाफ होता है। उसके पोलिंग स्टेशन और आरओ के बीच में एक और ऑफिसर होता है, सेक्टर ऑफिसर, जो फ्रीक्वेंटली राउंड लेता है। उसके पास 8-10 पोलिंग स्टेशन होते हैं, और दिल्ली में तो एक बिल्डिंग में ही 6 पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं, 2 बिल्डिंग मिली उसको। वो राउंड लेता है और पूछता रहता है उनसे कोई गड़बड़ तो नहीं है, पोलिंग ठीक चल रही है, कोई रुकावट नहीं है, कितनी पोलिंग हो गई। फिर अब तो फीमेल मेल के भी परसेंटेज होती है, और वो कैसे होती है कि जो आपने अंडरलाइन एंट्री की है उसके साथ साथ फीमेल को टिक मार्क कर देंगे। तो टिक मार्क वाले फीमेल हो गए, बाकी टोटल हो गया कितने आदमी ने वोट दिया। तो वो सेक्टर ऑफिसर मोबाइल पर ही आरओ को दे देता है। एक 11C फॉर्म होता है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर पार्ट 1 भरता है कि टोटल वोटर 800 आए, जिसमें 800 हमने ईवीएम में टिक किया तो 800 होने चाहिए। और फिर एक्चुअल काउंटिंग में मशीन में निकलेंगे तो वो 790, 10 कहाँ गए, 10 नोटा में गए। तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इक्वली एट पार, मतलब उसमें एक एक वोट का हिसाब होता है। और फिर इन चीज़ों के ऊपर एक और भी, मतलब इलेक्शन पिटीशन हो गई या कुछ हो गया तो कानून ये है कि अनलेस देयर इज समथिंग सब्सटेंशियल टू अफेक्ट द इलेक्शन, ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी इग्नोर्ड। हर एक चीज़ का कंप्लेंट अगर आपने उसमें आप 2-3-4 वोट का नहीं हिसाब मिल रहा है तो टोटल वोट देखो कैंडिडेट के कितने कितने मिले, उससे मिला लो, फिर नीचे लिख दो -3 डाउटफुल या जो भी वो अकाउंट। अगर उससे रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट तो 100 पार्लियामेंट में तो हज़ारों का जाता है, सही बात, असेंबली में हज़ारों का होता है, सैकड़ों का भी होता है। तो डिफरेंस इतना होता है कि वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में और मेरा एक अपोनेंट है और मैं जीत गया, और मतलब मान लो मेरा मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है, मान लो 3 लाख 4 लाख हो गया, तो क्या हम दोनों जैसे एग्री करें तो वहाँ पे काउंटिंग रुक सकती है कि भाई रोक दो, अब मैं 3 लाख से जीत गया हूँ, दैट्स इट? या वो हर वोट काउंट हो, वो चाहे 4 लाख का डिफरेंस हो जाए, काउंटिंग विल बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑब्जर्वर विल बी देयर। इफ देयर इज गड़बड़ काउंटिंग में या कुछ ऐसा हुआ है, या तो ऑब्जर्वर को लगता है कि भाई 2 मशीनें जो हैं वो डैमेज हो गई, दीज आर नॉट गिविंग रिजल्ट, तो ही कैन स्टॉप काउंटिंग, ही हैज़ द अथॉरिटी टू स्टॉप इट। और फिर वो रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को,
और वो फिर उसका देखेंगे कि क्या उसका बट इलाज मतलब करना है। कैंडिडेट उसका हो सकता है कि बिल्कुल अगर वो ख़राब निकले मशीनें, उसका नहीं निकल रहा, मे बी देयर रीपोल, बट इट विल बी डिसाइडेड वेरी हायर लेवल। मतलब ये नहीं हो ऑब्जर्वर सकता रुकवा कि देगा काउंटिंग। कैंडिडेट नहीं बोल सकता कि हाँ, भाई अब ये मेरा नहीं कि 2 मशीनें ख़राब हो गई या इसका रिजल्ट नहीं आया तो फिर भी हम जीत रहे हैं तो इसको जिता दो। मतलब मान लो रिजल्ट अगर विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंटिंग। अच्छा सिर्फ कैंडिडेट्स कह रहे हैं आपस में हो गई ना उनकी ना बात कि भाई ना नहीं मैं उनके हार गया ये जीत गया ठीक तो है, अगर आपने कर लिया, मान लिया उसे तो हो गया, बाद में वो इलेक्शन पिटीशन कर देता है वही आदमी, हाँ फिर क्या करेंगे? तो आपको करना ही होता है वो। वो करना ही था कि वी शुड नॉट लीव एनी ग्राउंड फॉर पिटीशन। तो आप हर वोट काउंट करते हो। इट वंस इट इज स्टार्टेड इट ओनली एंड्स एट द फाइनल कंप्लीशन। रिजल्ट। सर 40 साल जैसे आपने नौकरी की, एक ही डिपार्टमेंट एक ही तरीके की नौकरी, कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप मतलब एक तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक आप एक ही चीज़ में 40 40 साल। आजकल तो बहुत रेयर हो गया है, मतलब आजकल तो जॉब का नेचर ही चेंज हो गया है, तो ये देखिए, ऐसा परमानेंट। मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूँ। हाँ। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये एक आदमी 3 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 साल तो उसको लग जाएगा वहाँ का काम समझने में, 2 साल वो करेगा, जब तक वो पूरा समझ जाएगा वहाँ के रूल कानून सब चीज़ प्रैक्टिस क्या होता है कैसे होता है, ये इस ट्रांसफ़र, फिर एक नया ऑफिसर आएगा, वो उसको क्या टैकल करेगा, ही विल डिपेंड अपॉन द सबॉर्डिनेट। वो क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं है इसमें क्या करना है भाई, कैसे करना है, उसमें गलती भी हो सकती है, पता नहीं नीचे वाला मिला हुआ हो किसी से। सिंस आई वॉज इन द सेम ऑफिस एंड आई वॉज प्रमोटेड टाइम टू टाइम, मतलब मेरा टाइम से पहले प्रमोशन होता रहा, तो मुझे कोई ये तो शिकायत नहीं थी कि मैं कहीं प्रमोट होकर और जाता, क्योंकि ट्रांसफ़र होगी तो बाई प्रमोशन होती, तो मेरी प्रमोशन तो यहीं होती रही। लेकिन उसमें मैंने क्या सीखा कि इलेक्शन 51 से लेके अब तक के जो जो चेंजेस आए वो आए मेरे सामने। क्यों आए चेंजेस, कोर्ट में केस गए, उनमें क्या डिसीजन हुए, कौन सी चीज़ कमी रह गई जिसको इलेक्शन कमीशन ने पूरा किया, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक किताब की तरह मेरे दिमाग में आ गई। जबकि आदमी 2 3 साल जो रहेगा वो नहीं, जब तक समझेगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जैसे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इतने सीनियर IAS ऑफिसर फिर भी बेचारे वो आते हैं समझने के लिए, क्योंकि आदमी को बैकग्राउंड चाहिए ना, समथिंग थ्योरेटिकल। एक आप पढ़ लें कि ये स्पेस में रॉकेट छोड़ दिया, जब तक आप एक्चुअली खुद नहीं छोड़ेंगे रॉकेट या उसका सिस्टम नहीं देखेंगे तो खाली थ्योरी से तो आप नहीं चल सकते ना। सही बात। तो इट हैज़ तो गिवन आप मी, एक तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते। it has given me not only theoretical knowledge but practical knowledge and legal knowledge also, where the other person, the candidate, can go to the court to challenge the election. उन चीज़ों को हम ना होने दें ताकि पिटीशन का बेस ना बने। तो कहीं ना कहीं दोबारा मैं अगर आपको समराइज़ करूं तो आपका जो जीवन है वो एक तरीके से, और आपकी जो लाइफ हो चुकी है वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, और इलेक्शन मैं ये तो कमीशन। नहीं कह सकता कि आई एम मास्टर, लेकिन मैं एक चीज़ कोट कर सकता हूँ कि एक जगह रहने से और 3 3 साल बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है कि यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो आपके अकॉर्डिंग मास्टर ऑफ तो समथिंग इज मैं बेटर। मास्टर तो नहीं कह सकता, हाँ। बट आई कैन सिंपली से कि भाई आई हैव लर्न मच बीइंग एट वन प्लेस एंड आई हैव सीन द इवेंट्स चेंजिंग। नहीं सर, काफ़ी फैसिनेटिंग जर्नी है, और आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही, और वो भी इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम और जैसे इसमें इवॉल्व हुआ। एक चीज़ और भी हुई है इसमें जो मैं उसको भी इस सारी चीज़ के साथ थोड़ा मिलाना चाहूँगा कि आई हैव स्पेंट मच ऑफ द टाइम इन द ऑफिस, लेट बैठना लेट जाना, सारा काम उसी दिन करके जाना। तो आई हैड द लॉन्गेस्ट सपोर्ट फ्रॉम माय वाइफ एंड फैमिली। उसके बिना तो अब जब मैं बैठा हूँ दफ्तर में 10 बजे तक, तो नेचुरली मैं कोई बाज़ार की चीज़ खाऊंगा या पेट ख़राब होगा, कोई गड़बड़ होगी,
तो हमारे मतलब गाड़ियाँ दफ्तर की होती थी, नॉट स्पेशली दीज वर सेंट। मैं रहता था तिमारपुर, वो पेट्रोल पंप होता था माज रोड पर सरकारी, जहाँ से गाड़ियाँ पेट्रोल देती थी, वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर मेरा घर था। तो माई वाइफ विल कुक दी मील्स इन द नाइट, इन द इवनिंग। 7 बजे मेरा टिफ़िन तैयार होता था, वो गाड़ी लेके आ जाती थी और मैं 7:30 बजे खाना खा के फिर सेकंड शिफ्ट में बैठ जाता था। तो इट वाज ए लॉन्ग एंड sincere support from my family at all the time that I could continue in this office, which has not the regular work but sometime part time work, sometimes low work. बिल्कुल। और तो जैसा और बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई देखना, उनका कपड़े लेना, उनको और लुक आफ्टर करना, दैट वाज ऑल डन बाय माय वाइफ। नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये तो उनकी सपोर्ट, दिस इज जस्ट माय पर्सनल, या उनकी सपोर्ट के बिना तो आप वो कर नहीं सकते थे। और आपकी जो लाइफ रही है, आपकी जो जर्नी रही है, जैसे मैं कह रहा था कि ये इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक जर्नी है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इतने बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन ये है कि इस लॉन्ग जर्नी जो डेमोक्रेसी की चल रही है, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, आई एम ऑल्सो ए पैसेंजर इन दैट। या तो वो एक जर्नी हमने कोशिश की कि आपकी जर्नी के थ्रू देश की डेमोक्रेटिक जर्नी की एक झलक दिखाई जाए। सो थैंक यू सर, बहुत ही यूनिक आपका एक्सपीरियंस है और आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि आपसे बात करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। ये मुझे भी है कि मेरे मतलब आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट समझा और ये भी समझा कि कुछ इस तरह की चीज़ आपके सामने आए, एंड यू हैव चूजन माई सेल्फ फॉर दैट थिंग। तो आई हैव ट्राइड टू सेटिस्फाई यू विद माई वर्ड्स। आई डोंट नो इट इज़ 100%, 70%, बट वट एवर आई नो आई हैव गिवन यू। थैंक यू सर। So I thank you very much for this call and for this interview. Thank you again. Thank you sir. Namaste.